आज की टेलीग्राम पोस्ट से एक अनोखी जानकारी यहाँ प्राप्त हुई है कि आपके एस्टेट साइकोलॉजी के एग्ज़ाम 2 बार होने वाले हैं या एक ही एग्ज़ाम 2 बार हो रहा है। क्या हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग यहाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी एग्जामिनेशन अक्टूबर में है या फिर आपकी एग्जामिनेशन नवंबर में है। अगर बात करें टेलीग्राम पोल के अनुसार, तो टेलीग्राम पोल के अनुसार आपके कई लोगों की परीक्षाएं जो है नवंबर में है, जो कि मेजॉरिटी नंबर में है, और कई लोगों की परीक्षाएं जो है वो यहाँ पर अक्टूबर माह के अंदर भी हैं। ठीक है, तो आप बताइएगा यहाँ कमेंट करके आप कौन से ब्रैकेट में आते हैं। क्या आपकी परीक्षा अक्टूबर को है, और अगर है तो वो कौन सी तारीख को है। और उसी के साथ साथ अगर आपकी परीक्षा नवंबर में है, जो कि दिवाली के बाद होने वाली है, काफ़ी लंबे टाइम के बाद, तो वो कौन सी तारीख को आपके एडमिट कार्ड में दी गई है। बात करें आज की, आज है आपकी 11 तारीख, और 11 तारीख को आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है BSEB के द्वारा। यानी कि यहाँ पर ये जानकारी पुख्ता होती है, 100% कन्फर्म होती है कि अब आपका जो है यहाँ पर एस्टेट का पेपर होने वाला है। ठीक है, और आपके इस एस्टेट को पेपर को आसान बनाएगा ये चैनल। तो आपने केवल क्या करना है, जो बातें आपको आगामी दिनों के अंदर मालूम पड़े उनको आप प्रॉपर तरीके से उसको रिवाइज करते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए। 11th क्लास की NCERT एंड 12th क्लास की NCERT। ठीक है, सबसे मुख्य विषय जो आपके लिए जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो रहने वाली है वो है आपकी 11th एंड 12th की NCERT, जो कि आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके इन 100 सवालों के लिए। इन 100 सवालों में से 11वीं से आपके 50 सवाल आएंगे, 12वीं से आपके 50 सवाल आएंगे ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो इस बात को आपने ध्यान रखना है। और उसी के साथ साथ जिन लोगों का यहाँ पर अक्टूबर में परीक्षा है और जिन लोगों की यहाँ पर नवंबर में परीक्षा है, दोनों ध्यान रखें। नवंबर में अगर आपकी परीक्षा है तो आप क्या करें, आपके पास पूरा NCERT पढ़ने का समय है तो पूरा पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपकी परीक्षा यहाँ पर अक्टूबर में हो रही है तो आपने क्या ध्यान रखना है, आपने जो समरी पोर्शन है उसको आपने बार बार पढ़ना है। ठीक है, समरी पढ़ना है। उसी के साथ साथ लास्ट में जो आपको ग्लॉसरी दी गई है, ठीक है, जो आपके समरी नोट्स हैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, वहाँ से वो जो ग्लॉसरी है आपने उसको आपने कवर कर लेना है। और जो भी आगामी रिसेंट न्यू वीडियोज़ आने वाली है उनको आपने बार बार देखते जाना है रिपीट मोड के अंदर। ठीक है, तो इसको अगर आप करेंगे तो आप मान के चलिए एस्टेट की जो परीक्षा है आपकी साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान की, काफ़ी आसान हो जाएगी, बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपके पास 1 दिन बचा है, 2 दिन बचा है, 3 दिन बचा है, 4 दिन बचा है, या फिर 40 दिन बचा है। किसी भी केस में अगर आपको एस्टेट पास करना है, जैसा कि पिछले 23 के सेशन में लोगों ने किया है, 24 में किया है, और अब आप 25 में आप करेंगे, तो केवल आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि आपको NCERT छोड़नी नहीं है। ठीक है, आपने NCERT पकड़ के चलनी है। NCERT 11th एंड NCERT 12th ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है। अगर आपने इसको छोड़ के कुछ भी पढ़ाई की, आप मान के चलिए आपके 75 से कम नंबर आएंगे। ठीक है, 75 से कम नंबर आएंगे आपकी, ये आपकी एक पात्रता परीक्षा है। यहाँ पे आपके नॉलेज का टेस्ट उतने लेवल पे नहीं होने वाला है जिस प्रकार से होता है आपके TRE के अंदर। ठीक है, TRE का जो लेवल है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। आपको बहुत ही बेसिक लेवल पे आपको जो ज़रूरतें हैं उसको पूरी करनी है। आप देखिए, आपको जो टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर आता है 50 नंबर का, वो भी आपके लिए कितना आसान रहता है। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड भी आसान है कि सामान्य चीज़ें आपसे पूछी जाती है उसके अंदर। ठीक उसी प्रकार से आपको NCERT को अच्छे से करना है 11th एंड 12th क्लास की, ये आपको बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, अगर आप फेल होते हैं ये एस्टेट की परीक्षा, जो कि बहुत ही 99% लोग इसको फेल नहीं करेंगे। ठीक है, 99% लोग इसको पास ही करेंगे। लेकिन अगर आप फेल होते हैं तो उसमें एक बड़ा फैक्टर, एक बड़ा कारक क्या रहने वाला है, बड़ा फैक्टर यहाँ पर यह रहेगा कि आपने क्या नहीं की है, आपने उसकी NCERT की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की है। ठीक है, बार बार उन्हीं लाइनों को पढ़ना है। 11th की 12th की पेपर काफ़ी आसान आएगा। आपसे सवाल किस प्रकार से पूछे जाएंगे, वो आपसे पूछेंगे कि स्ट्रक्चरलिज्म किसके द्वारा दिया गया है, गेस्टाल्ट में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, मोनोक्यूलर क्यू क्या होते हैं, बाइनोक्यूलर क्यू क्या होते हैं, इसको आप ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। इसी प्रकार के और आसान सवाल कि साइको एनालिसिस के अंदर क्या क्या होता है, जीन पियागेट ने थ्योरी में क्या क्या बोला है, कंडीशनिंग कितने प्रकार की होती है, रीइंफोर्समेंट क्या होता है, पनिशमेंट क्या होती है, थिंकिंग कितने प्रकार की होती है, कन्वर्जेंट में क्या फ़र्क है, डाइवर्जेंट में क्या फ़र्क है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, ये तो 11th क्लास का हो गया। अगर बात करें यहाँ पर 12th क्लास की NCERT, तो पर्सनैलिटी में आपको देखिए अल्पोर्ट की थ्योरी पढ़ के जानी है। कैटल ने 16 पर्सनैलिटी फैक्टर दिया है, उसके बारे में। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की कौन सी थ्योरी है वो पढ़ना है आपने। पास मॉडल क्या बोलता है उसके बारे में पढ़ना है आपने। और ये सब कहाँ दिया हुआ है, ये सब आपको बड़े आराम से NCERT के अंदर, वहाँ पर आपको ये सभी की सभी चीज़ें उसके अंदर दी गई हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है रिपीट मोड में पढ़ना है आपको। इस बात को आप समझिए, नया कुछ नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, नया कुछ नहीं पढ़ना है। 11th क्लास की NCERT, 12th क्लास की NCERT, जिन लोगों के पास फाउंडेशन की एक्सेस है आप उसको चलाइए रिपीट मोड में, उसको आप बार बार देखिए।
ठीक है, बिना रुकावट के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के उसको बार बार देखिए। वही चीज़ें आपके एग्जाम हॉल में आपको याद आएंगी। मोनोक्यूलर क्यू, बाइनोक्यूलर क्यू सवाल आएगा ही आएगा, पिछले PYQ के अंदर भी देखा था हमने, ठीक है। और भी आप जो है प्रैक्टिस करें, और किन चीज़ों की प्रैक्टिस करें आप बार बार पढ़ाई करने की, और NCERT को आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखें, बार बार इस पे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि अगर आपने NCERT पे लूज आउट किया, अगर आपने इसका कोई भी एक चीज़ नहीं पढ़ी, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए एक शब्द लिख रहे हैं, एक नाम लिख रहे हैं, डी बोनो का, ठीक है। तो ये डी बोनो कौन है, उसको जानने के लिए आपको क्या करना है, NCERT का लर्निंग चैप्टर में आपको दिखेगा, वहाँ पर 6 थिंकिंग हेड्स का कंसेप्ट, वो कहाँ से लिया गया है, वो आपके NCERT से लिया हुआ है, ठीक है। ये कहाँ से आया है, NCERT से आया है, और ये कहीं और का नहीं, ये आपके BPSC TRE का सवाल है, ठीक है। BPSC TRE 3.2 आई गेस का सवाल है आपके डी बोनो के 6 थिंकिंग हेड्स के ऊपर, ठीक है। तो जब BPSC देखिए आपसे पूछ रहा है कहाँ से, केवल NCERT से, और कहीं से अलग से नहीं ला रहा है वो, तो आपने भी ध्यान रखना है। एस्टेट के लिए आप क्या करेंगे, एस्टेट के लिए आप बार बार यहाँ पर NCERT को पढ़ेंगे, ठीक है। 11th क्लास की, 12th क्लास की। उसी के साथ बात करें सोशल साइकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें आपको यहाँ पर बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट कहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डिफिजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ठीक है, सोशल लोफिंग क्या होती है, सोशल फैसिलिटेशन क्या होता है, रॉबर्ट जजोंग ने क्या दिया हुआ है, ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। कुल मिलाकर अगर आपको बात बताएं, 100 नंबर में से आपके 90 से 95 नंबर कहाँ से आएंगे, आपके बहुत ही बेसिक लेवल पे, बेसिक स्तर पे जो सवाल आएंगे वो आएंगे केवल एंड केवल आपके NCERT से, ठीक है। तो NCERT आपको बार बार पढ़ना है। अगर आपने NCERT के अलावा कुछ और चीज़ पढ़ा तो आप खतरे में आ जाएंगे, और आपको जो है खोना पड़ सकता है ये एस्टेट की पात्रता परीक्षा, ठीक है। तो ऐसा आप ना करें। जो आपको प्रीवियस वीडियोस हैं उनको आप देख लें, ठीक है। वहाँ पर आपको जो है PYQs कराए हुए हैं, उनको आप देख लें, पुराने वीडियोस को। चैनल के ऊपर जितने भी आपकी BPSC से संबंधित वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, वीडियोस हैं, एस्टेट संबंधित चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उनको आपने बार बार पढ़ना है रिपीट मोड के अंदर, ठीक है। 11th एंड 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसी के साथ साथ आपके जो PYQs हैं वो भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेंगे, ठीक है। PYQs भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेंगे। आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे किस प्रकार से PYQ पूछे गए हैं आपको एस्टेट के ऊपर। लेकिन उससे पहले आपको ये बताना ज़रूरी है यहाँ पर कि आपकी परीक्षा कब है, क्या आपकी परीक्षा अक्टूबर में है या फिर आपकी परीक्षा यहाँ पर नवंबर के अंदर है, ये आप ज़रूर बताएं, ताकि उस प्रकार से आपको वीडियोज़ यहाँ प्रोवाइड हो सके। आप देखें क्या क्या चीज़ें आने वाली है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। chi-square का फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आप जो यहाँ पर R-1 C-1 इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, टी टेस्ट में क्या होता है, अनोवा में क्या होता है, थोड़ा बहुत इसकी जानकारी रखेंगे आप, नहीं रखेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट है आपकी ये 11th एंड 12th। अगली वीडियो में आपको ओपन अप करेंगे एस्टेट का PYQ, पिछला वाला, उसके पहले वाला 23-24 का, और बताएंगे देखिए यहाँ से ये NCERT में सवाल उठ रहा है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, प्रिपेयर करना है, और नीचे कमेंट करना ना भूलें अक्टूबर में एग्जाम है या नवंबर में एग्जाम है। तब तक के लिए धन्यवाद।